नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए देश में दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर मास्क ना लगाने पर जो जुर्माने का प्रावधान था उसे अब खत्म कर दिया गया। यानी अगर यहां पर कोई मास्क नहीं भी लगाता है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट XE का पता चला है। अब ऐसी स्थिति में कोरोना को लेकर इस वक्त हमारी और आपकी क्या सोच होनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा इससे पहले CCMV हैदराबाद के निदेशक भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, WHO के मुताबिक ये जो XE वेरिएंट है अब तक रिपोर्ट किए गए कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। क्या ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है डॉक्टर साहब? हाँ, इसकी देखिए ओरिजिन जो है XE की ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएज से हुई है और हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये शायद ओमिक्रॉन से कुछ 10% या ऐसे ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें उतनी अभी ठीक तरह से स्थापित नहीं की जा सकी हैं। और वैसे भी अगर आप देखिए तो ये 19 जनवरी को इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ है और आज हम 2 महीने से आगे आ गए हैं, तो इसका मतलब और कुछ खास इसका फैलाव हम नहीं देख रहे हैं। कुछ कुल मिला के 600 केस अभी सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि ये ओमिक्रॉन जैसा ही इन्फेक्शियस है उसके आसपास, लेकिन उतना ज़्यादा ओमिक्रॉन से कहीं ज़्यादा हो कि ओमिक्रॉन को रिप्लेस कर दे, ऐसा लगता नहीं अभी तक देखने से। डॉक्टर साहब, ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के ही 2 सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 का एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और कैसे ये बन जाता है? ये जो चीज़ है जो हमें बहुत सावधानी से मॉनिटर करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति के अंदर एक ही समय में और एक ही सेल के अंदर 2 वेरिएंट घुस जाते हैं। तो अगर जब 2 वेरिएंट घुस गए जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, हालांकि उसके बाद भी ये रेयर है कि ऐसा हो सकता है कि आधा वायरस डेल्टा का हो उसके बाद आधा वाला ओमिक्रॉन का हो या वाइस वर्सा। इसी तरह से इस केस में ऐसा देखा गया है कि ये BA.1, BA.1 और BA.2 के भाग जो हैं इसमें जुड़े हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर ये वेरिएंट बना है उसके अंदर दोनों इन्फेक्शन एक साथ थे एक ही सेल के अंदर, तो उससे जो है रिकॉम्बिनेंट हो गया, मतलब आधा इधर का और आधा उधर का मिला के हाइब्रिड जैसा, जिसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, वैसा बन गया। कॉमन फ्लू में के वायरस में बहुत कॉमन चीज़ है, इसीलिए कॉमन फ्लू का वेरिएंट के लिए वैक्सीन भी असंभव जैसी रहती है और हर साल बदलनी पड़ती है। ये SARS-CoV-2 में ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन अभी 2-4 मामले ऐसे दिखे हैं जहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। इसका मतलब कि 2 तरह के वायरस अगर एक साथ इन्फेक्ट हुए तो वो रेयर इवेंट है, वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि ये एक सावधानी से इसको जांचने पर रखने वाली बात है और इसको मॉनिटरिंग करना है, लेकिन वेरिएंट इस तरह की रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के लिए जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 2 तरह के वेरिएंट एक ही वक्त के अंदर काफ़ी प्रेवलेंट होने चाहिए। एक आदमी के अंदर 2 एक साथ इन्फेक्ट करें और वो भी अलग अलग सेल में नहीं, एक ही सेल में इन्फेक्ट करें, तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई रिकॉम्बिनेंट बन गया तो वो ज़्यादा ही नुकसानदायक होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो भी सकता है। इसलिए हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी रखें और वायरस को इतनी ज़्यादा आज़ादी ना दे दें कि वो जब चाहे जिसको चाहे इन्फेक्ट करे, तो इसके लिए उतनी ज़्यादा डरने की अभी तक ज़रूरत नहीं। लेकिन ये हमको एक तरह का सिग्नल है कि हमको सावधान रहना इस वायरस से। इसके और भी पहलू हैं जो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट वाला अभी पिछले कुछ महीनों में ही सामने आया है। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले तक जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट माना जाता था। फिर इसका एक सब वेरिएंट आया BA.2
जो कहा गया कि उससे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, अब ये जो XE सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये वेरिएंट किसी नई लहर की वजह भी बन सकता है? सीधा आंसर होगा कि संभावना बहुत कम है कि इस वेरिएंट से कोई नई लहर बने। और वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के पहले जो डेल्टा था, आप देखिए कि ओमिक्रॉन जो है नवंबर के आसपास अफ्रीका के एक दो कंट्रीज में आया था, और एक महीने के अंदर ये ओमिक्रॉन पूरे दुनिया में फैल गया। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर सबको रिप्लेस करके ओमिक्रॉन का ही राज हो गया। इसका मतलब हुआ कि वो सचमुच में डेल्टा से कहीं ज़्यादा इन्फेक्शियस था और उसने इतनी जल्दी डेल्टा को रिप्लेस कर दिया। एक्सी ऐसा नहीं कर पा रहा है। एक्सी को भी आए हुए जनवरी में अगर डिटेक्ट हुआ यूके में, और उसके बाद से ज़्यादा आवागमन भी खुला हुआ है, हवाई जहाज से लोग आ जा रहे हैं। अगर वो इतना खतरनाक होता तो अब तक फैल जाता सब जगह। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सी से हमको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, या कोई और ये वेव लेके आ सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक वायरस को एक नया ऑप्शन दे रहा है कि अब एक नया प्लेटफॉर्म बन गया एक्सी, जो कि अच्छी तरह से फैल सकता है। 10% करीब ज़्यादा है इसकी इन्फेक्टिविटी, लेकिन वो उतना ज़्यादा असरदायक नहीं होगा क्योंकि हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित भी हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि इस वायरस के ऑप्शंस बढ़े हैं, और हमको फिर उस तरह से अपनी सावधानी को भी थोड़ा बढ़ाना होगा, संयम से रहना होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घातक होने की संभावना कम है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी फैला तो बहुत तेज़ी से, लेकिन बहुत ज़्यादा घातक नहीं था। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि इसके भी घातक होने की संभावना कम हो? देखिए, लगता नहीं कि ज़्यादा घातक, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट है ये इसके सिम्टम ज़्यादा होंगे या मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी या वैक्सीन इवेजन ज़्यादा करेगा, इन सब के बारे में कुछ चीज़ अभी खास इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। और इसमें जो है BA.1 और BA.2 के अलावा 2-3 और म्यूटेशंस हैं जो आए हुए हैं, जो इसको डिफाइनिंग म्यूटेशन बताते हैं। हम समझते वैसे है इसके अंदर। लेकिन अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस है, एक्चुअली वायरस के सिर्फ सीक्वेंस को देख के प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि इसका ओवरऑल आउटकम क्या होगा म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन का। वो हम स्टडी से ही पता कर सकते हैं, और अभी तक जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ये कोई ज़्यादा घातक वैसा नहीं है। लेकिन हम आपको ये चीज़ बता दें कि ओमिक्रॉन जो है वो कम घातक है ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं अमेरिका में। अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं और कोमॉर्बिडिटी है तो कोई भी वेरिएंट जो है वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए हमको अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वायरस थोड़ा ऐसा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था, लोअर को नहीं। इसलिए, और उसके अलावा भी हमारी जो वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी जो है नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, उन चीज़ों का बहुत ही योगदान रहा है कि हम इतनी आसानी से निकल गए थर्ड वेव से। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ तो अभी मामले काफ़ी कम हैं कोरोना के, लेकिन जो दूसरे देश हैं यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया या चीन की बात कर लें तो वहाँ पे इस समय फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन में खासकर लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। तो वहाँ पर जो वेरिएंट है वो मोस्टली BA.2 वेरिएंट के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्या एक बार जब मामले कम हो जाएं और उसके बाद दोबारा से जो मामले इस तरह से बढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है, और वो भी तब जब बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, अगर सबको अच्छी तरह से वैक्सीन लगी हुई है और लोग थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, हमको इतनी ज़्यादा वेव नहीं दिखनी चाहिए। चाइना क्या हुआ है कि चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी रखा, मतलब कि जहाँ भी वायरस दिखा उसको रोक के इतने ज़्यादा सख्ती कर दिया कि बहुत सारे लोगों को प्राइमरी इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेट किया, लेकिन उनकी जो वैक्सीन है, ऐसा लोगों का मानना है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये साइनोवैक जो है उतनी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, उतनी अच्छी वैक्सीन नहीं जैसे कि हम लोगों की वैक्सीन जो हमने यूज़ किया है या mRNA जो वैक्सीन है वो बेहतर वैक्सीन हैं। तो ये दो वजह से, चूँकि वैक्सीन बहुत पहले लग चुकी है, उसके इफेक्ट भी कम हो रहे हैं, और वैक्सीन शायद उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं थी, और लोगों को प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। देखिए, सीरो पॉजिटिविटी बताती है कि हिंदुस्तान में
70-80% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और शहरों में तो 90% से भी ज़्यादा है। उसके ऊपर से हमने एक अच्छी वैक्सीन लगा दी है सबको। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है और इससे जो है हमको बहुत ही राहत मिली है थर्ड वेव में। हमारे अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी है, बच्चे तो वैसे भी स्ट्रांग हैं, उनको भी अभी मिल रही है, तो इसलिए हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। कंपेयर करिए अगर आप यूएस में, जहाँ की 40% लोग वैक्सीन के खिलाफ हैं, चाइना में प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं हुआ और जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, और यूरोप में भी वैक्सीन की थोड़ा सा हेजिटेशन है। इन सब की वजह से इन लोगों को भारी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि वैक्सीन की क्वालिटी ये नहीं है कि ये इन्फेक्शन ही ना होने दे। इसका मतलब हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको थोड़ा संयम और मास्क और इस तरह से प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं हुआ जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से या वैक्सीन हेजिटेशन है, इसकी वजह से इन देशों को अभी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास वैसी संभावना नहीं है, हम इन चीज़ों में काफ़ी सुरक्षित हैं क्योंकि ये फैक्टर सप्लाई नहीं करते इंडिया के लिए, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कहें कि आ बैल मुझे मार। हमको सावधानी रखना जरूरी है। हमारे अंदर अभी इस समय काफ़ी क्षमता है इस डिजीज से लड़ने की। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वायरस को और मौका दें। जी, तो डॉक्टर साहब क्या ये कह सकते हैं कि जो BA.2 वेरिएंट इन देशों में देखा जा रहा है उसका उतना खतरा हमारे देश में नहीं है अभी फिलहाल? नहीं, BA.2 बहुत ज़्यादा इंडिया में पहले से ही था। जो थर्ड वेव में जो ज़्यादातर इन्फेक्शन देखे गए हैं वो BA.2 ही थे। इसका मतलब हुआ कि BA.2 से हमको प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, नेचुरल प्रोटेक्शन भी और वैक्सीन से भी हमको इससे लड़ने में सहायता मिली है। तो BA.2 से डरने की, हिंदुस्तान को BA.2 से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको देख चुके हैं। तो ये दोबारा से कोई खास परेशानी हमारे लिए नहीं ला सकता। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये बहुत राहत की बात लोगों के लिए आपने बताई है। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों में मास्क लगाने को लेकर के अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी अगर सरकार ने आपको जिम्मेदार, सरकार ने ये नहीं कहा किसी सरकार ने कि आप मास्क ना लगाओ। सरकार ने ये कहा कि इसके लिए डंडा नहीं पड़ेगा या फाइन नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमको खुद जिम्मेदारी से देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास काफ़ी क्षमता है इसमें वैक्सीन की, और प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, और तो मतलब हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है एक तरह से प्रोटेक्टेड है हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वायरस को खुली छूट दे दें और वो एक अजीब तरह का वेरिएंट बना के निकले और उससे हमको फिर से दोबारा परेशानी का सामना करना पड़े। अभी क्या करना चाहिए लोगों को कि वैक्सीन मतलब मास्क नहीं का मतलब ये हुआ कि हम जब भी बाहर जाएं या अनजान लोगों के आसपास रहें तो मास्क लगा के रखें। उससे फ़ायदा होता है, पोल्यूशन भी कम लगता है, और भी जो इन्फेक्शन है पल्मोनरी इन्फेक्शन वो नहीं होंगे, तो उसके फ़ायदे हैं। एक्चुअली हमको एक तरह से अपना एक कल्चर बना लेना चाहिए, जैसे हम सड़क पे ना थूकें, गंदगी ना फैलाएं, उसी तरह से ये भी एक तरह से हुआ कि हवा में हम अगर बाई चांस किसी तरह से इन्फेक्शन है हमको, तो हम रिलीज़ ना करें दूसरों के लिए, और दूसरों के अंदर है तो हम उसको अपने अंदर ना लें और ले जाके घर में बांटें। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम खुद को सुरक्षित रखें और उस तरह से औरों को भी सुरक्षित रखें। जी, तो सरकार ये नहीं कहती है कि आप शर्ट निकाल के घूमो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम शर्ट निकाल के घूमने लगे। हमको एक सिविल सिस्टम की तरह से दूसरों की सुरक्षा और दूसरों की सेहत का रखते हुए मास्क लगाना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ये हमको करना चाहिए पूरी तरह से, जब तक कि ये ना हो जाए कि हाँ ये वायरस एकदम से एंडेमिक हो गया और हमारे पास इसके लिए अच्छी तरह से दवाइयाँ हैं, तब तक अगर सावधानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। और सरकार ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है तो आप भी अपनी चीज़ हम डंडे के डर से नहीं करें, हमको अपनी तरफ से ही सोच के करना चाहिए। मास्क लगाने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो उसको लगा के रखो।
जिससे कि वायरस की हम ये दिमाग में रखें कि हम वायरस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं या पुलिस के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम मास्क लगाते हैं इसलिए नहीं कि पुलिस चाहती है, हम मास्क इसलिए लगाते हैं कि वायरस ना आने जाने पाए। और कोई भी वैक्सीन या कुछ भी हो उसको वायरस तोड़ सकता है, लेकिन मास्क को वायरस कभी नहीं तोड़ पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कवच है हमारे लिए, उसको लगा के रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल लोगों को खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन की आपने बात की, इस वक्त बूस्टर डोज का रोल कितना अहम है हमारे लिए? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि सबको 2-2 डोज दिया जाए। जो लोग जिनको ये अलाउड है, जिनको कि परमिशन हुई है, वो मेरे ख्याल से करीब हो चुका है। और बच्चों के लिए भी अभी वैक्सीन की सुविधा हो रही तो उनको भी मिलनी चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को सेकेंड डोज के बाद भी कई महीने हो चुके हैं। तो सरकार ने हालांकि कह दिया है कि 60 के ऊपर जो लोग हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए। मेरे ख्याल से अगर संभव है तो सभी लोगों को, जो 18 साल के ऊपर भी, उनको भी अगर प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज दिया जाए तो उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन और भी अच्छा होगा। क्योंकि हमको ये पता है कि ये वैक्सीन एकदम सेफ़ है। अगर सेफ़ है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमको लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से जल्दी ही सरकार, एक बार चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो, और उसके बाद जैसे कि सारे अडल्ट लोगों को लग गई डबल डोज, और शायद कुछ और भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ होंगी, उनके लिए भी हमारे कुछ अगर ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे जिम्मेदारियाँ हैं, उन सबको ध्यान में रख के मेरे ख्याल से सरकार जल्दी ही बूस्टर डोज के लिए भी प्रोविज़न बनाएगी, 60 से जो कम लोग हैं उनके लिए भी। ऐसे करने से हमको और भी अच्छा रहेगा और हम वायरस को और भी अच्छी तरह से उसका सामना कर पाएंगे। तो ये अगर हो सकता है तो करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा है। लेकिन ये कि लॉजिस्टिक और स्ट्रेटजिक इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मेरे ख्याल से जल्दी ही सरकार भी इस पर निर्णय लेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।